हेलो बच्चों, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का 8वां वीडियो। इस वीडियो में हम बहुविकल्पता यानी मल्टीपल एलेलीज, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर, सहलग्नता यानी लिंकेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसे कहते हैं? जब किसी लक्षण के लिए 2 से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पता या मल्टीपल एलेलीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बहुविकल्पता या मल्टीपल एलेलीज कहते हैं। तो जैसे तुमको पता है कि तुमने जो है एलील पढ़ा है पहले। एलील किसको कहते हैं? कि किसी लक्षण को जो है, किसी लक्षण के लिए क्या क्या होते हैं? 2 जीन जो है उत्तरदायी होते हैं, जो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी लक्षण के लिए जो है 2 से अधिक जीन अगर उत्तरदायी हैं तो उसको क्या कहते हैं? बहुविकल्पता कहते हैं। ऐसा उदाहरण मिलता है किसमें? मानव के रुधिर वर्ग में। मानव रुधिर वर्ग में बहुविकल्पता का उदाहरण है। मनुष्य में जो है 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। सबको पता है कि रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, जिनको सर्वप्रथम किसने खोजा था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब खोजा था? 1902 में। मनुष्य में जो रुधिर वर्ग पाए जाते हैं यानी ए बी और ओ, उनको जो नियंत्रित करता है उस जीन को हम कहते हैं आई जीन। कैपिटल आई में इसको लिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आई जीन। यानी इसको कौन नियंत्रित करता है? आई जीन नियंत्रित करता है। इस जीन के 3 एलील हैं। अब ये आई जीन है तो इस आई जीन के एलील कितने हैं? 3। जैसे आई स्मॉल ए, आई स्मॉल बी तथा आई स्मॉल आई। ठीक है ना? यानी ए, बी और आई, इसके क्या हैं? 3 एलील हैं। जैसे हमने मेंडल के नियम में, जब मेंडल की थ्योरी पढ़ रहे थे तो मेंडल की थ्योरी में हमने जो है लंबे पौधे और बौने पौधे का एग्जाम्पल बार बार दिया था। तो लंबाई के लिए 2 जीन थे रिस्पॉन्सिबल। एक जो है लंबापन के लिए था यानी कैपिटल टी, और दूसरा जो है बौनेपन के लिए स्मॉल टी। तो यानी वहां भी लंबाई के क्या थे? 2 एलील थे। यहां पे रुधिर वर्ग को कंट्रोल करने वाले 3 एलील हैं। ये 3 एलील हैं आई ए, आई बी और आई आई। ठीक है, समझ गए इतना? जीन यानी एलील कौन सा वाला? आई बी और आई ए। आई ए और आई बी जीन जो है प्रभावी होता है किस पे? आई आई पे। आई ए और आई बी जो जीन है वो प्रभावी है किस पे? आई आई पे। ठीक है, आई आई जीन क्या है? अप्रभावी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। रुधिर वर्ग है ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। तो ये मैं पिछले वीडियो में भी तुम लोगों को बता चुका हूं कि आई ए रुधिर वर्ग के लिए जो है जीनोटाइप क्या होगा? या तो आई ए होगा या आई आई होगा। ठीक है, उसी प्रकार रुधिर वर्ग बी के लिए आई बी होगा या आई बी और आई होगा। ए बी रुधिर वर्ग के लिए आई ए और आई बी होगा। ओ रुधिर वर्ग के लिए दोनों अप्रभावी हैं यानी आई और आई। अब क्या होता है? जो हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी के बाहर क्या बनते हैं? एंटीजन बनते हैं।
तो जो ए रुधिर वर्ग वाला है वो कौन से प्रकार का एंटीजन बनाता है? ए प्रकार का एंटीजन बनाता है। जो रुधिर वर्ग ए है वो ए प्रकार का एंटीजन बनाता है आरबीसी के बाहर। ठीक है, जो बाहर की उसकी लेयर होती है उस पे जो है प्रोटीन बनते हैं, उन प्रोटीन को क्या कहते हैं? हम एंटीजन कहते हैं। ठीक, तो किस प्रकार का एंटीजन बनता है? ए प्रकार का। और जहां ए रुधिर वर्ग रहता है उस जहां मतलब जिस मनुष्य में ए रुधिर वर्ग रहता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती है। किस प्रकार की? बी प्रकार की। तो क्लियर हो गया, ए रुधिर वर्ग है, उसका जीनोटाइप जो है IA और II है। ठीक है, एंटीजन आरबीसी पे बनते हैं, आरबीसी के बाह्य लेयर पे बनते हैं, वो बनते हैं रुधिर वर्ग ए में ए प्रकार का। जबकि एंटीबॉडी जो है उसकी एंटीबॉडी बनती है उसके प्लाज्मा में, वो बनती है बी प्रकार की। रुधिर वर्ग बी, उसके लिए जीनोटाइप जो है IB और II। एंटीजन बनता है उसके लिए बी, उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन बनाता है? बी प्रकार का बनाता है। और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती है ए। रुधिर वर्ग AB के लिए जो है IA और IB जीनोटाइप हो गया। ये जो है दोनों प्रकार का एंटीजन बनाता है, ए प्रकार का भी और बी प्रकार का भी। एंटीजन दोनों प्रकार का बनाता है, जो आरबीसी की आउटर लेयर होती है उस पे दोनों प्रकार के प्रोटीन बनाता है, ए प्रकार का भी और बी प्रकार का भी। ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी नहीं बनती है, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं बनती है। ओ रुधिर वर्ग है जिसके पास जीनोटाइप II है। ठीक है, इसमें एंटीजन कोई भी नहीं बनता है, जबकि एंटीबॉडी जो है इसमें ए और बी दोनों बनती हैं। एंटीबॉडी क्या बनती है? ए वाली भी बनती है और बी वाली भी बनती है। ठीक है, जीन विनिमय किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। जब मियोसिस होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो गैमीट बनाते समय होता है, गैमीट बनाने के लिए होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट यानी प्रथम अवस्था की उप अवस्था पैकिटिन, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्था होती है पैकिटिन। पैकिटिन उप अवस्था में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं यानी समजात गुणसूत्र होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने खंडों की अदला बदली करते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र जानते हो, होमोलोगस गुणसूत्र जानते हो, वे गुणसूत्र जो बिल्कुल समान होते हैं और जोड़े में रहते हैं। ठीक है ना, वो गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। समजात गुणसूत्र जो हैं अपने खंडों की अदला बदली करते हैं। इसी को जो है क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। जब पैकिटिन अवस्था में विकर्षण यानी प्रतिकर्षण, पैकिटिन अवस्था में, ये पैकिटिन अवस्था से पहले जो है ये होमोलोगस गुणसूत्र यानी समजात गुणसूत्र जो है एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है तो ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो पैकिटिन अवस्था में जब विकर्षण या प्रतिकर्षण पैदा होता है तो समजात गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ करते हैं। तब ये आपस में कुछ स्थानों पर संलग्न रहते हैं। अब अलग होना चाहते हैं, अलग हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पे ये क्या रहते हैं? अभी भी आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, जिन स्थानों पर ये अभी भी चिपके हुए हैं वो स्थान कहलाते हैं कियाज्मेटा। उन स्थानों को क्या कहते हैं? कियाज्मेटा कहते हैं। और कियाज्मेटा पर गुणसूत्र खंडों यानी जो कियाज्मेटा है जहां पे ये चिपके हुए हैं वहां पे जो है ये खंडों की अदला बदली करते हैं। ठीक है,
खंडों को क्या कहते हैं? क्रोमोनिमा कहते हैं। उनकी अदला बदली करते हैं, अदला बदली को पुनर्योजन भी कहते हैं। तो उस कियाज्मेटा पर ये क्रोमोनिमा की का क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? समजात गुणसूत्रों के बीच जो है जीन विनिमय हो जाता है। मतलब एक के जीन दूसरे के पास आ गए, सारे जीन नहीं, कुछ मात्रा में जितने खंडों की अदला बदली हुई, तो एक दूसरे के पास जो है एक दूसरे के जीन चले जाते हैं, जिसके कारण जो है नए गुण जो है उत्पन्न होते हैं। और क्योंकि उसके बाद गैमिट ने बनने, गैमिट बनेंगे तो उसके बाद जो है गैमिटों का फ्यूजन होगा, तो संतानें उत्पन्न होंगी। तो संतानों में क्या हो जाएगी? विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पे ये दिखा रखा है। तो ये समजात गुणसूत्र हैं। समजात गुणसूत्र जो है बीज से अलग हो गए, बाकी हिस्सा सब अलग हो गया। इसका जो है सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी 2 स्थानों पे जुड़ा हुआ है। एक दिख रहा होगा तुमको, एक रेड में है, एक ग्रीन कलर में बना रखा है। तो इनकी भुजाएं जो हैं 2 स्थानों पर अभी भी जुड़ी हुई हैं। इन स्थानों को कियाज्मेटा कहते हैं। और उसके बाद तुमको दिख रहा होगा कि रेड वाले पे ग्रीन कलर आ गया, यानी जो ग्रीन वाला क्रोमोजोम था उसका ये भाग जो है इसके पास आ गया, और इसका उतना ही भाग जो है ग्रीन वाले के पास चले गया। बस यही क्या है? जीन विनिमय है, यानी क्रॉसिंग ओवर है। अगला टॉपिक है हमारे पास सहलग्नता यानी लिंकेज। सहलग्नता यानी लिंकेज। तो सहलग्नता या लिंकेज किसे कहते हैं? एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन की यह प्रकृति होती है कि वे एक साथ वंशानुगत होना चाहते हैं। गुणसूत्र है, गुणसूत्र पे जीन लगे हैं, ठीक है। अब गुणसूत्र पर जो जीन लगे हुए हैं उनकी एक प्रकृति होती है कि जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, यानी युग्मकों का निर्माण हो रहा है, तो उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि हम एक साथ जो है कहाँ जाएं? युग्मक में जाएं, अलग नहीं होना चाहते हो। तो सहलग्नता वही बता रहा है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन की यह प्रकृति होती है कि वे एक साथ वंशानुगत होना चाहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। ये घटना सहलग्नता कहलाती है। और ऐसे जीन क्या कहलाते हैं? सहलग्न जीन या लिंक्ड जीन कहलाते हैं। यानी लिंक्ड मतलब जुड़े हुए, जुड़े तो नहीं रहते हैं ये, लेकिन इनको क्या कहते हैं? लिंक्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साथ जो है वंशानुगत होना चाहते हैं और होते भी हैं। सहलग्नता का सिद्धांत सटन वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ड्रोसोफिला पर जो है सहलग्नता संबंधी बहुत लंबा काम किया। भले ही वो सहलग्नता का सिद्धांत दे नहीं पाए, बाद में जो है मॉर्गन ने इस कार्य को जो है आगे बढ़ाया और 1910 में जो है उन्होंने सहलग्नता सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सहलग्नता सिद्धांत के अनुसार जो है आपस में सहलग्नता प्रदर्शित करने वाले सभी जीन्स एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ये हमने आगे भी पढ़ दिया कि जब गुणसूत्र जो है गुणसूत्र पे जो है जीन्स जो है गुणसूत्र एक ही गुणसूत्र पे लगे होते हैं, तो वो क्या प्रदर्शित करते हैं? सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। ये सहलग्न जीन कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा है एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स गुणसूत्र के ऊपर रैखिक क्रम में विन्यासरत रहते हैं। एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स गुणसूत्र के ऊपर रैखिक क्रम में लगे होते हैं। सहलग्न जीन अगली पीढ़ी में साथ जाना चाहते हैं, जिसके कारण पैतृक गुणों का संयोजन
पीढ़ी में बना रहता है। तो जो सहलग्न जीन है वो जब एक साथ जो है युग्मक में जाना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि पैतृक लक्षण बने रहेंगे, पैतृक लक्षण में विभिन्नता नहीं आएगी। परंतु अब यहाँ पे अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, परंतु क्रॉसिंग ओवर के कारण यह संयोजन टूट भी सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों जीन जो हैं एक साथ जाएं, ठीक है ना। अगर उससे पहले क्रॉसिंग ओवर हो गया, जीन विनिमय हो गया, तो जीन विनिमय में वो जीन अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग युग्मकों में भी जा सकते हैं, अर्थात सहलग्न जीन अलग अलग हो जाते हैं। अब सहलग्नता के सिद्धांत के बाद जो है सहलग्नता का प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सहलग्न जीन के बीच पाया जाने वाला सहलग्नता बल। अब क्योंकि जो सहलग्न जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र पे हैं, अब उन जीन के बीच कोई फोर्स काम कर रहा है जो उनको अलग नहीं होने देता है, उस बल को क्या कहते हैं, सहलग्नता बल कहते हैं, ठीक है। तो ये सहलग्नता बल जो है उनके बीच की दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात उनके बीच अगर दूरी ज्यादा बढ़ेगी गुणसूत्र में ही, अगर दूरी ज्यादा है तो बल कम होगा, और दूरी कम है उन दोनों जीन के बीच तो क्या होगा, बल अधिक होगा। सहलग्नता के प्रकार, सहलग्नता जो है यानी लिंकेज जो है दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण सहलग्नता होती है, दूसरी जो है अपूर्ण सहलग्नता होती है। तो पहले देख लेते हैं पूर्ण सहलग्नता किसे कहते हैं। जब सहलग्नता के कारण दो जीन्स के अलग होने की संभावना बिल्कुल ही न हो तो ऐसी सहलग्नता को पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। भाई सहलग्नता है यानी गुणसूत्र पे माना दो जीन है, ठीक है, और वो दोनों जीन क्या हैं, एक साथ वंशानुगत होना चाहते हैं, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो क्या क्रॉसिंग ओवर में वो दोनों अलग अलग युग्मकों में जाएंगे, जिसमें बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती है, जहां पे बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि वो अलग अलग युग्मकों में जाएंगे, उस प्रकार की सहलग्नता को पूर्ण सहलग्नता कहते हैं।